Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education Jamtara. So welcome back to our chemistry class. हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्या नाम था उस टॉपिक का? देखिए ये टॉपिक आप भूल नहीं सकते, क्वांटम नंबर कंप्लीट कर चुके, ये टॉपिक आप भूल नहीं सकते हैं. द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर and the very most important topic in this chapter is quantum number. तो एक पॉज तो बनता था. आगे बात करते हैं. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट कर लेने के बाद हमने ये बात आपको बताया था. पहला क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम. दूसरा क्या था? एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे आप एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते थे. उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ऑर्बिट के बारे में बात करता था क्योंकि बोर ने ही इसका डिस्कवरी किया था. बट उसके बाद आपने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसका डिस्कवरी समरफील्ड ने किया था, जिसमें हम सब सेल्स के बारे में पढ़ते थे. और वहां पे हमने एक लाइन आपको बताया था कि ये जो सब सेल्स हैं और उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स है उनके स्ट्रक्चर बताने का काम भी यही क्वांटम नंबर करता है, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर. और वहां पे हमने थोड़ा सा बात करके स्टॉप कर दिया था कि एस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल. पी का स्ट्रक्चर कैसे होता है? डम्बल. डी का स्ट्रक्चर डबल डम्बल. और एफ के लिए हमने बताया था कि कॉम्प्लेक्स. और हमने ये बात ब्रीफ करके छोड़ा था कि ये डिटेल में पढ़ना है. सो टुडे इज द डे हम लोग डिटेल में शेप्स ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स पढ़ने जा रहे हैं. स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग. क्या है? शेप ऑफ ऑर्बिटल. फर्स्ट शेप किसका पढ़ेंगे? शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. एस का पढ़ेंगे, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का. जरूरत पड़े तो देखेंगे आगे. क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो देखिएगा ध्यान से क्या लिख रहा है. ये सारी बातें छान करके लिखा हुआ है. मतलब बहुत डिटेल में आपको बोर करने का इंटरेस्ट नहीं है हमको. जो मेन बातें हैं वो लिखा हुआ है. जो एक्स्ट्रा जानकारी होगा हम यहां से देने का प्रयास करेंगे. ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा है. फॉर एस ऑर्बिटल एल इक्वल टू, एल का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है. और एम का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है. आपको भी पता है एस ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0. इस वजह से एस हैज यूनिडायरेक्शनल ओरिएंटेशन. यूनिडायरेक्शनल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? यहां लिख रहा है that is the probability of finding the electron is same in all direction. अच्छा, ये भी बात भी क्लियर नहीं हो रहा. चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चा. जैसे कि हम जानते हैं कि S का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल. कैसा होता है? स्फेरिकल. ये हमने एक स्फेयर बनाया. कैसा स्ट्रक्चर है ये? दिख रहा है आपको? दिखेगा सर्कल चूंकि प्लेन में बनाए, बट एज्यूम इट एज अ स्फेयर, एज अ फुटबॉल. एज्यूम. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? स्फेरिकल. सेंटर है. सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन सवाल ये उठता है सर, एस ऑर्बिटल तो आप बता रहे हैं, लेकिन एस हमने कई टाइप का पढ़ा है, जैसे कि 1s, 2s, 3s, 4s, सो ऑन. तो ये 1s है कि 2s है कि 3s है कि 4s है? इसके बारे में भी चर्चा आगे होना चाहिए. फिलहाल फर्स्ट लाइन जो बोल रहा है इस बात को क्लियर करने का प्रयास करते हैं. तो हम कह रहे हैं कि ये स्फेरिकल होता है, चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो. लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं. आगे बात करेंगे उसके बारे में. लेकिन सभी को क्या होगा? स्फेरिकल होगा. अगर स्फेरिकल है तो इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? यूनिडायरेक्शनल ओरिएंटेशन. इसका मतलब अगर आपके पास एक स्फेयर है, इसको ऐसे घुमाइए, चाहे ऐसे घुमाइए, चाहे ऐसे घुमाइए, आपको जैसे घुमाना है घुमाइए, आपको घुमाने के बाद दिखेगा सेम घुमाने से पहले जैसा दिख रहा था. आप एक स्फेयर को जैसे भी घुमाइए, एक फुटबॉल है आपके पास और ऐसा रखे हुए हैं फुटबॉल को, मान के चलिए आपने देख लिया, और इस फुटबॉल को अगर आप पूरा कंप्लीट इस तरह से रोटेट कर दें तो क्या कुछ और दिखेगा? आपने ऐसा रोटेट नहीं किया, मान लीजिए आपको ऐसा रोटेट कर देना, क्या कुछ और दिखेगा? नहीं. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप किधर भी रोटेट कीजिए दिखेगा रोटेशन के पहले जैसा दिखता था, रोटेशन के बाद भी वैसा दिखेगा. इसलिए लिख रहा है यूनिडायरेक्शनल ओरिएंटेशन. आप किधर भी घुमाइए फर्क नहीं पड़ता है. सिंगल डायरेक्शनल बोलेंगे इसको. आगे बात करते हैं. द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. ध्यान से देखिए, अगर ये न्यूक्लियस है, ध्यान दीजिएगा, हम चाह रहे हैं आप बताइए जरा इधर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी
और इधर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी और इधर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी क्या अलग अलग है? इसका मतलब क्या समझते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? इन न्यूक्लियस के बाहर भाई इलेक्ट्रॉन है, हम पूछ रहे हैं यहां पर जितना चांस है इलेक्ट्रॉन निकलने का, इलेक्ट्रॉन को पाने का, उसके बगल में एक पॉइंट है उस पर भी उतना ही चांस है, उसके बगल में उतना ही चांस है, उसके बगल में उतना ही चांस है। मतलब अगर सेंटर से डिस्टेंस सब भी पॉइंट्स का सेम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सेम है। क्यों सेम है समझ में आ रहा? क्योंकि स्फेरिकल है। अगर कोई और होता भाई, देखो ध्यान से, अगर इस तरह का होता, अगर ये सेंटर होता तो ध्यान से समझिएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने का जो चांस है और यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने का जो चांस है और यहां पर इलेक्ट्रॉन पाने का जो चांस है या प्रोबेबिलिटी है सेम होता। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस और यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने का चांस क्या सेम होगा? नहीं, ये सिमेट्रिकल नहीं है। और ये क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिमेट्री? आप आईने के सामने खड़े हो जाते हो, प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाते हो, तो जो आपका मिरर इमेज आता है ना, मिरर में जो आपका इमेज आता है वही क्या है? आपका सिमेट्रिकल। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है तो इनको अगर हम सुपर इंपोज करें, सुपर इंपोज करने का मतलब है एक के ऊपर दूसरा रख दें, अगर पहला वाला अब नहीं दिख रहा, सिर्फ दूसरा वाला ही दिख रहा है, या कह सकते हैं दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। क्लियर है कि नहीं? तो आप एक स्फेयर को क्या कह सकते हैं? सिमेट्रिकल कह सकते हैं कि नहीं? चारों तरफ से भाई नहीं समझ में आ रहा है? गंदा बच्चा, नहीं समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, अगर हम इस स्फेयर को किधर से भी काटें, कैसे भी काटें, ये स्फेयर है, ठीक है, अब इसको हम ऐसे काट दें बीच से, तो इधर जैसा दिख रहा है इधर वैसा दिख रहा है। अगर हम ऐसा काट दें तो इसका ऊपर जैसा दिख रहा है नीचे भी वैसा दिख रहा है। मतलब चारों तरफ ये क्या है? सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे आगे भी, हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? सेम है। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे बात करें हम। तो ऐसा क्यों है समझ में आया? इसके पीछे का जो राज है, इसके पीछे का राज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। यहां नहीं लिखा हुआ ये बात, हम बता रहे हैं आपको, इसका पीछे का राज यही है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। क्लियर? शेप तो पता चल गया, आगे बात करते हैं। द साइज एंड एनर्जी ऑफ एस ऑर्बिटल विथ इंक्रीजिंग एन विल बी, मतलब यह है कि आप एस को अब इस तरह से देख पा रहे हैं 1s, फिर आप देख पा रहे हैं 2s, फिर 3s, फिर 4s। सवाल यह है कि 1s का एनर्जी ज्यादा कि 2s का कि 3s की 4s का एनर्जी भी, और साथ में एनर्जी के साथ साथ साइज भी। माने आप बोल रहे एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, चलो बना दी। लेकिन सवाल अब मन में ये उठेगा कि ये 1s है कि 2s है कि 3s है कि 4s है, क्या सब सेम है? बिल्कुल नहीं। स्फेरिकल सब होगा, शेप सबका स्फेरिकल होगा, बट साइज तो डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऑल आर स्फेरिकल बट साइजेस आर डिफरेंट। तो कह रहा है इंक्रीजिंग एन, ध्यान दीजिएगा, ये जो एस के पहले लिखा हुआ है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, आपको पता होना चाहिए, ये बातें जो है वहां डिस्कस किया गया है। तो जब n का वैल्यू इंक्रीज होता है तो साइज और एनर्जी दोनों ही इंक्रीज होता है। तो 1s का एनर्जी और साइज सबसे छोटा, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s एंड सो ऑन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है कि नहीं? सबसे कम एनर्जी 1s, सबसे छोटा साइज 1s। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो s में भी हम कंपैरिजन करने सीख रहे हैं, s में भी आपस में कंपैरिजन करने हम सीख रहे हैं। हम तो s जानते थे सिर्फ, लेकिन अब तो हमें पता है 1s अलग है, 2s अलग है, 3s अलग है। शेप सबका स्फेरिकल है बट साइज सबका डिफरेंट है। n का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा तो उसका साइज और एनर्जी भी इंक्रीज होता जाएगा। सवाल ये मन में ये उठ सकता है, सर वाई? इसके बारे में हम आंसर आगे आपको देंगे। एक रूल है जिसको हम n+l रूल कहते हैं, और पढ़ाया जाएगा हेडिंग डाल के बढ़िया से। क्लियर है कि नहीं? इसका पीछे जो y है उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आगे बात करते हैं। s ऑर्बिटल नोन एज रेडियल नोड। अच्छा, s ऑर्बिटल का एक और नाम है, क्या नाम है? रेडियल नोड। सवाल है कि ऐसा क्यों है, अभी क्लियर होगा, चिंता मत कीजिए। या नोडल सरफेस,
एस ऑर्बिटल को हम क्या कह सकते हैं, रेडियल नोड भी कह सकते हैं या नोडल सरफेस भी कह सकते हैं, कारण है इसके पीछे। बट देयर इज नो रेडियल नोड फॉर 1s ऑर्बिटल सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। सर कुछ नहीं समझ में आया, सुनो ध्यान से। हम यहां पर बात कर रहे हैं बच्चों नोड के बारे में, तो थोड़ा सा नोड के बारे में बातें यहां पर होगी, थोड़ा समय लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। नोड क्या है, व्हाट इज नोड? तो आपको नोड के बारे में जब भी पूछा जाए तो आप दिमाग में लगाइएगा ये चीज कि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। व्हाट इज नोड? इट इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। रीजन where probability of finding electron is zero। जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस बिल्कुल जीरो रहे उसको हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, नोड कहेंगे। अब बच्चा नोड जो होता है वो दो टाइप का होता है। नोड दो टाइप का होता है, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। क्या होता है, एक होता है रेडियल नोड और दूसरा क्या है, एंगुलर नोड। ध्यान दीजिएगा, रेडियल नोड का एक और नाम है नोडल सरफेस, नोडल सरफेस, और एंगुलर नोड का एक और नाम है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। बातें क्लियर है? अभी तक नाम सिर्फ बता रहे, काम सुनना है अभी। तो नोड क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का पाने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो। रेडियल नोड क्या है, अरे वहां भी जीरो होगा और यहां भी जीरो, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। नोड जहां पे ये वर्ड आ गया नोड या नोडल, यहां देखिए नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, तो ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। नोडल सरफेस, ऐसा सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। कितना अच्छा है, नाम से पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है? ऐसा सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस जीरो हो उसको क्या बोलेंगे, नोडल सरफेस। और ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस जीरो हो उसको क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम वापस आ रहे हैं एस का स्ट्रक्चर पे। सो आई एम गोइंग टू मेक स्ट्रक्चर ऑफ 1s। एस तो आप जानते ही है स्फेरिकल होता है, मतलब 2s क्या होगा, स्फेरिकल होगा, 3s भी स्फेरिकल होगा, ऑल आर स्फेरिकल। बट हाउ 1s इज डिफरेंट फ्रॉम 2s? सो यू कैन सी, एक स्फीयर सिंपल बनाइएगा, एक स्फीयर सिंपल बनाइएगा, आप शो कीजिएगा यहां पर एक सेंटर है। सेंटर क्या है एक्चुअली में, न्यूक्लियस है वहां पर, और ये 1s का स्ट्रक्चर है। सर फिर 2s क्या होगा, स्फेरिकल तो बना दिया आप, तो 2s भी क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने सेंटर बनाया, ये हमने स्फीयर बनाया, सेम साइज का बनाया है, लेकिन ये अगर ये 1s है तो ये तो 2s नहीं हो सकता। फिर व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज, इसके बाद एक और इस तरह का कवरिंग होता है। क्या होता है, बोलो रे, इस तरह का कवरिंग होता है। बोलो रे, अरे कवरिंग नहीं समझते हो यार, पैकिंग होता है इस तरह का। क्लियर है कि नहीं? एक अंदर में फुटबॉल, थोड़ा सा गैप और फिर कवरिंग। सुनो ध्यान से, यहां आपको समझने वाली चीज है, कुछ बताने जा रहे हैं। यहां पर ये न्यूक्लियस के अलावा जो भी जगह है वहां हर जगह इलेक्ट्रॉन पाने का चांस बराबर है, हर जगह इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन ईच प्लेस आउटसाइड द न्यूक्लियस। यहां पर इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस पूरा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बचवा? लेकिन ये जो जगह बीच में दिख रहा है खाली, वहां पे इलेक्ट्रॉन पाने का चांस बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बाद फिर है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जिस जगह पे हम ये जो बना रहे हैं नेगेटिव साइन मान के चलिए, या आप क्या मान के चलिए, इलेक्ट्रॉन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा? 1s इज डिफरेंट फ्रॉम 2s। हाउ इट इज डिफरेंट? कैन यू सी दैट? 1s में सिर्फ एक स्फीयर है और 2s में एक स्फीयर है और उसके बाद एक ऐसा जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है और उसके बाद फिर एक कवरिंग है। यस और नो?
इसको हम बोलते हैं रेडियल नोड या नोडल सरफेस। कौन सा जगह को, कौन सा जगह को, तो सर रेड जोन बना दीजिए, रेड जोन बना दे रहे, ध्यान दीजिएगा यहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है, दिस इज द प्लेस। ये जो जगह आपको दिख रहा है यहां पर, ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता है। आपसे पूछ रहे हैं 1s में कितना रेडियल नोड है, 1s में कितना रेडियल नोड है, बोले सर है ही नहीं, है क्या। 2s में कितना रेडियल नोड है, तो सर 1 है, दिख रहा हमको, ये जो जगह है इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। सवाल है 3s में कितना रेडियल नोड होगा, 2 होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कैसे, तो भाई साहब 3s अगर आपको बनाना है तो पहले एक स्फीयर बनाइए, फिर आपको इसका एक कवरिंग देना पड़ेगा इस तरह से, फिर आपको इसका एक कवरिंग और देना पड़ेगा इस तरह से। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, जब तक हम इसको इलेक्ट्रॉन को भरेंगे नहीं तब तक आपको शायद समझ में ना आए। तो देखिए ध्यान से, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का पाने का चांस है, उसके बाद इस जगह पे नहीं है, उसके बाद फिर से चांस है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, अरे समझ में आ रहा, उसके बाद फिर चांस नहीं है, फिर उसके बाद चांस है, जगह मिल दिख रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपको यहां पे रेडियल नोड कितना दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये एक जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, और ये एक जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल नोड या नोडल सरफेस। क्लियर है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड के लिए। बच्चा लोग याद रखिएगा n-1 क्या होता है, n-1। सी व्हाट इज n हियर, 1, 1 - 1 इज 0, यहां पे कोई भी रेडियल नोड नहीं है, यहां पे क्या है 2, 2 - 1 दैट इज 1, एक रेडियल नोड आपको दिख रहा है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3s। सो 3s में कितना रेडियल नोड है, 3 - 1 2 रेडियल नोड है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। सो व्हाट इज रेडियल नोड, क्लियर इट। थर्ड पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, s ऑर्बिटल नोन एज रेडियल नोड। क्यों, समझ में आ रहा है, क्योंकि s ऑर्बिटल के पास ही क्या होता है, सिर्फ रेडियल नोड होता है, इसके बाद जितने भी ऑर्बिटल्स आप पढ़ेंगे उसमें रेडियल नोड नहीं मिलेगा। कौन सा नोड मिलेगा, उसके बाद वाला जो आपको दिख रहा है एंगुलर नोड। क्लियर है कि नहीं, नोडल सरफेस भी बोल सकते हैं, बट देयर इज नो रेडियल नोड फॉर 1s ऑर्बिटल। क्या 1s ऑर्बिटल में कोई रेडियल नोड है यहां पर, नहीं है, सिंस इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट ही हो रहा कहां से, न्यूक्लियस से, इस वजह से इसका कोई रेडियल नोड नहीं होता है। गेटिंग माय पॉइंट। इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो सवाल हो सकते हैं हमने अलग से कराना है आपको, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है, बट क्या टॉपिक क्लियर हो गया। शेप ऑफ ऑर्बिटल आपसे पूछ रहे, सिंपल बोलिएगा, एस का शेप क्या होता है, स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। सो 1s 2s 3s 4s कुछ भी हो, सबका शेप क्या होगा, स्फेरिकल। एनर्जीज के हिसाब से अगर हम बोला जाए या साइज के हिसाब से बोला जाए तो 1s 2s 3s का साइज और एनर्जी किस तरह से सीक्वेंस वाइज करेंगे, 1s का सबसे कम साइज और एनर्जी, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं। उसके बाद हमने ये बात लास्ट में कवर किया, क्या कि नोड कितने टाइप के होता है, व्हाट इज नोड, जहां पे इलेक्ट्रॉन पाने का चांस 0 हो। दो तरह के नोड होंगे, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। एस ऑर्बिटल के पास कौन सा नोड है, ओनली रेडियल नोड या नोडल सरफेस। 1s के पास कितना रेडियल नोड, सर नहीं है, 2s से स्टार्ट होता है, 2s में 1 है, 3s में 2 है। आगे बात करें हम, क्या हम आगे बात कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड p ऑर्बिटल की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें देखना है शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। अभी थोड़ा सा पहले आपने लिखा था शेप ऑफ s ऑर्बिटल, अभी आप लिख रहे हैं शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मतलब बहुत सारे हैं क्या शेप, हाँ बिल्कुल है, ध्यान दीजिएगा। फॉर p ऑर्बिटल l इज इक्वल टू, l का वैल्यू क्या होता है p के लिए 1, s के लिए क्या था ये 0, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m का वैल्यू कहां से कहां तक होता है सर, -l टू +l थ्रू 0। -l का मतलब हो गया -1 से लेकर के 0 से होते हुए गुजरेगा, कहां तक जाएगा, +1 तक जाएगा। मतलब m का इसमें क्या है, 3 वैल्यूज है, -1, 0 एंड +1। मीन्स देयर आर 3p ऑर्बिटल्स। इसके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3p ऑर्बिटल्स है।
विच आर सिंबलाइज्ड एज, उनका नाम हम किस तरह से देते हैं, तो px, py एंड pz। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। p में कितने ऑर्बिटल्स बच्चा लोग, याद रखिएगा कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल। एक कौन है, एक px है, एक py है और एक pz है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है। आगे बात किया जाए, इसका मतलब क्या इसका शेप, इसका शेप, इसका शेप अलग होगा, बिल्कुल नहीं। जैसे s में 1s 2s 3s 4s जो भी हो, सबका शेप क्या था, स्फेरिकल। उसी तरह से यहां पे हम ध्यान दीजिएगा, शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्बल। p का शेप क्या होता है, डम्बल होता है। लेकिन क्या px जैसा डम्बल बनेगा py का भी वैसा ही डम्बल बनेगा, नहीं। जैसे कि 1s और 2s दोनों ही स्फेरिकल था, बट बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सिमिलरली यहां भी कुछ डिफरेंस है जो कि हमको देखना पड़ेगा। डम्बल लेकिन है, इन विच द टू लोब्स ऑफ ऑपोजिट साइड सेपरेटेड बाय द नोडल प्लेन। यहां एक वर्ड आया नोडल प्लेन, जो हमने थोड़ा देर पहले एंगुलर नोड बोला था या नोडल प्लेन बोला था, उसका इस्तेमाल अभी आपको देखने को मिल जाएगा। तो नोडल प्लेन क्या है बच्चा ना, ऐसा प्लेन जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन का पाने का प्रोबेबिलिटी जीरो हो, जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, उस जगह को हम, उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, नोडल प्लेन कहेंगे। और P में इसका रोल स्टार्ट हो रहा है, S में नोडल प्लेन बोल के कुछ नहीं था, नोडल सरफेस था। यस और नो, देखेंगे हम, चिंता की बात नहीं है। बोल रहा है P ऑर्बिटल हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। P ऑर्बिटल के पास क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है। S ऑर्बिटल के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं था। ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं भी, जैसे अगर ये न्यूक्लियस है बच्चा, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों ओर स्फीयर बना दिए, वो क्या था, S ऑर्बिटल था। और इसका मतलब यह है कि इस न्यूक्लियस के बाहर कहीं भी इलेक्ट्रॉन के पाने का चांस क्या था, सेम था। तो इसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज है कहां, कि इधर ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। क्लियर है कि नहीं, इसमें है कि इधर ही मिलेगा, इसलिए इसके पास क्या है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। हम अभी शेप देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो यहां पे रोल किसका आ रहा है, समझ में आ रहा है, नोडल प्लेन का। ये जगह हम मिटा रहे हैं, इस जगह को लिख के इसलिए छोड़ दिया था ताकि आपको समझा पाए हम कि हमने अभी जस्ट इसके बारे में बात किया, अब इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, ध्यान दीजिए। अब हमको P का शेप बनाना है, डम्बल बनाना है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं Px का। तो Px बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस x चाहिए ही चाहिए। ये हम एक और एक्सिस बना रहे हैं, दैट इज y एक्सिस। क्लियर है कि नहीं। एक z एक्सिस है बच्चा, बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ एक एक्सिस है। आप चाहो तो इस तरह से बना लो। ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये मिस कर दिए तो आगे का जितने भी चैप्टर्स है सब मिस कर देंगे। केमिकल बॉन्डिंग इसके बिना नहीं हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है। अगर बढ़िया से पढ़ना है तो वैसे तो पास सभी को ही कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको Px बनाना है तो क्या बनाना होगा, डम्बल बनाना होगा। और डम्बल में क्या होता है, इन विच द टू लोब्स ऑफ ऑपोजिट साइड सेपरेटेड बाय द नोडल प्लेन। दो लोब्स बनाना होगा। लोब्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये रहा एक लोब और ये रहा एक लोब। इसे हम क्या कहते हैं, लोब। क्या कहते हैं, लोब। कितने लोब्स हैं, दो लोब्स हैं, एक इधर है और एक इधर है। तो ध्यान दीजिए, इन विच टू लोब्स, दो लोब्स हैं, ऑफ ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। एक अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में बनाया तो दूसरा को हमने माइनस एक्स डायरेक्शन में बनाया है, बाय द नोडल प्लेन। अच्छा, ये जो लोब्स है, दोनों लोब्स, दोनों को सेपरेट किया है। कौन सेपरेट किया है, नोडल प्लेन सेपरेट किया है। सो वेयर इज द नोडल प्लेन, यू कैन सी दिस इज द नोडल प्लेन दैट यू आर वाचिंग। व्हाट इज दिस प्लेन, कौन सा प्लेन है ये, एक तो ऊपर की तरफ एक्सिस दिख रहा है दैट इज y, और एक बाहर की तरफ एक्सिस दिख रहा है जो कि z है। यस और नो। लेकिन x में तो ऑलरेडी लोब बना हुआ है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जो बचा हुआ दो एक्सिस है वो कौन है, yz। ये yz प्लेन जो है, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन का होने का चांस जीरो है, नहीं होगा अगर px में इलेक्ट्रॉन है तो। गेटिंग माई पॉइंट। अगर px में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, yz प्लेन में। तो याद रखिएगा, यहां पे नोडल प्लेन, अगर आपसे बोले, बहुत डिटेल में चल रहे हैं, नोडल प्लेन कौन होगा तो आप क्या बोल सकते हैं, कौन सा प्लेन है रे, yz प्लेन जो है वो नोडल प्लेन है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं।
हमने अभी बात किया कि इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लोब है और एक नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लोब है। कोई बंदा सॉरी बंदा नहीं, इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर से आएगा अटैक करने के लिए, कोई अगर इधर से आएगा अटैक करने के लिए, तो ही कुछ रिएक्शंस होकर के कुछ नया चीज बना पाएगा। मतलब अगर एक्स वाई प्लेन जो हमने यहां पे बनाया था, अगर एक्स वाई प्लेन पे आप ध्यान दें इस तरह का, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कुछ होगा, चलिए ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कुछ होगा, चलिए, लेकिन इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है या इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन स्फेरिकल वाला में क्या था, साला किधर से भी इलेक्ट्रॉन आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन का पाने का जो प्रोबेबिलिटी था वो क्या था, सेम था। यहां पर ऐसा नहीं है। क्लियर है कि यहां क्या, यहां पर ऐसा कोई स्फेयर वगैरह दिख रहा है नहीं ना, तो यहां पे स्फेरिकल नोड नहीं है बचवा, कौन सी है, खाली नोडल प्लेन है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है, लिख दिया वैसे नोडल प्लेन क्या है। चलिए नेक्स्ट हम बनाने का प्रयास करते हैं। पी एक्स हो चुका है, पी वाई बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, पी वाई बनाते हैं। तो हमने एक एक्सिस बनाया वाई, यहां पे पी वाई लिखा हुआ तो वाई इज इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स। ऐसा कोई कसम खाया हुआ नहीं है, कोई चाहे तो इधर भी वाई लिख सकता है, तेरा मन इधर भी ले लेते हैं, आप लोग जैसे कर रहे हैं वैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा तरस खाना जरूरी है, नहीं तो मुश्किल हो जाए। ये क्या है, जेड है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है पी वाई। तो लोब्स किस में होगा, लोब्स विल बी इन द वाई एक्सिस। एक पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ लोब बना दीजिए और एक नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लोब बना दीजिए। इधर प्लस लोब है, इधर माइनस लोब है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? अब ये कौन सा प्लेन है जो नोडल प्लेन इसको सेपरेट किया है, ये वाला प्लेन। ये कौन सा प्लेन है ना सर, एक्स और बाहर की तरफ है जेड। एक्स जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा? अरे एनपी क्या है इसमें, नोडल प्लेन बोल रहे हैं, एनपी मतलब नोडल प्लेन इज एक्स जेड इज द नोडल प्लेन हियर। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? आगे बात करते हैं। नाउ द टाइम इज फॉर पी जेड। पी जेड का शेप बनाइएगा तो डंबल ही होगा, बदलेगा नहीं। ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस और ये रहा जेड एक्सिस। अरे जेड जेड जेड, तो लोब किस में होगा रे, लोब किस में होगा रे, एक वाई में, पॉजिटिव वाई में और एक नेगेटिव वाई में। अगर ये पॉजिटिव वाई है तो ये नेगेटिव वाई है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? जरा अब बताओ कौन सा प्लेन नोडल प्लेन होगा, फटाक से बताइएगा जरा। नोडल प्लेन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। ये जो लोब्स आपको दिख रहा है ना, असल में कैसा है, एक लोब बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है और एक लोब अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ है। इसका मतलब दिस इज द प्लेन दैट इज सेपरेटिंग टू लोब्स, एक बाहर की तरफ बोर्ड और एक अंदर की तरफ। क्लियर है कि नहीं? बोर्ड के बाहर की तरफ एक लोब है और बोर्ड के अंदर की तरफ एक लोब है। क्लियर है? सो नोडल प्लेन इज एक्स वाई प्लेन इज द नोडल प्लेन हियर। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर है? क्लियर है? चलिए चलिए एक और टेंशन देते हैं हम थोड़ा सा। टेंशन अब इस बात का यह है कि आपके पास जब तक बचवा, ध्यान दीजिएगा, 2p है ना 1p भी होता है, नहीं ना, नहीं ना होता है। क्यों नहीं होता है, इसके बारे में भी चर्चा होना चाहिए। इसका मतलब लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट, बट हमको पता है। अगर ध्यान दें आप, के एल एम एन, तो थोड़ा सा बेसिक में से चलते हैं। यहाँ पे एस होता है खाली, यहाँ पे एस पी होता है, यहाँ पे एस पी डी होता है और यहाँ पे एस पी डी एंड एफ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f। ध्यान दीजिएगा, 1p बोल के कोई चीज नहीं होता है, 1p बोल के कोई चीज नहीं होती। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे भी कारण है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वी विल डिस्कस इट, डोंट वरी, है ना। फिलहाल आपको दिख रहा है 2p से स्टार्ट हो रहा है बचवा, तो ये क्या है 2p। उसके बाद क्या हो सकता है 3p, उसके बाद हो सकता है 4p एंड सो ऑन। सो ये जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, किस p का बना रहे हो, कि 2p 3p 4p किसका? समझ में आया क्या लोचा है, क्या लोचा है, समझ में आया कि नहीं आया? सर ये सभी p का बना रहे हैं, ये सभी p का बना रहे हैं। अगर 2p है तो उसमें क्या होगा 2px 2py 2pz,
और अगर 3p है तो 3px 3py 3pz, अगर 4p है तो 4px 4py 4pz। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर है? लेकिन सवाल ये उठता है जैसे कि एस में उठा था कि सर 2p का जो शेप है क्या डंबल है? ये भी डंबल है, ये भी डंबल है। यस, हम बोल रहे हैं सब डंबल है। सवाल ये है अब कि साइज क्या सेम होगा? क्या ये जो साइज अगर हम बनाए हैं 2px, अगर ये मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, मान लेते हैं, तो क्या यही साइज होगा? शेप यही होगा, शेप यही होगा, दिखेगा ऐसे ही सब। सवाल यह है कि क्या 3px 3py 3pz का साइज सेम होगा? नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? याद रहेगा, ये सबसे छोटा होगा, उससे थोड़ा सा ये बड़ा होगा, उससे थोड़ा सा ये बड़ा होगा। पहला सवाल क्लियर हुआ। दूसरा, किसका एनर्जी ज्यादा होगा? तो जो ऑर्डर लिखा हुआ वही होगा। मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है साइज एंड एनर्जी बोथ का लिखा हुआ है, ध्यान रहेगा ये बात। साइज और एनर्जी का ये ऑर्डर है, याद रखिएगा। 2p सबसे छोटा, फिर उससे ज्यादा 3p, उसके बाद 4p। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर, समझ में आ गया है? शेप और साइज, शेप सेम रहेगा, साइज बट डिफरेंट हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? क्या सभी कोई लिख लिए हैं ये बातें? यहां पर हमने एक बात उठाया था, इस बात को याद रखिएगा। सब बातें जो है आपका काम का चीज है, जो कि हमको भविष्य में क्लियर करना है कि सर 1p इज नॉट पॉसिबल, है ना? ऐसा आता है सवाल में, ऐसा आता है बोर्ड्स में आपका, वाई 1p इज नॉट पॉसिबल, है ना? थियोरेटिकली ये सवाल आते हैं। तो आगे बात करेंगे इसके चक्कर में, अभी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हम शेप पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेशन सीधा सीधी शेप पर है हमारा। नेक्स्ट जो शेप है डी के लिए पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्या है? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। फॉर डी ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू, एल का वैल्यू क्या होता है इसमें? 2। तो एम का वैल्यू कहां से कहां तक होगा सर? -l से l, मतलब -2 से 2 तक होगा, लेकिन थ्रू 0, तो -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2। समझ में आ रहा? कितने वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5। मीन्स डी ऑर्बिटल है 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल है इसमें। एस, इसके नाम क्या क्या होंगे याद करते चलिएगा। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट है आपका डी जेड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? याद करना है, नाम दिया गया है। ईच डी ऑर्बिटल आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड एनर्जी। ईच डी ऑर्बिटल आइडेंटिकल शेप, साइज और एनर्जी, मतलब इसका 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 सबका शेप, साइज और एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। क्या आपने ये बात सुना है कि अगर कोई ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम होता है, उन ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इसीलिए जो पहले बातें पढ़ाया गया है उनको पढ़ के आया कीजिए। इसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सबका एनर्जीज सेम है। लेकिन कुछ कंडीशंस में क्लास 12 में जाकर के हम यही ऑर्बिटल को स्प्लिट कर देंगे 2 हिस्सा में। यहां पर आपको फिलहाल क्या दिख रहा है? ये 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3, ज्यादा छोटा हो गया, 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल आपको दिख रहा है। इसका नाम है डी एक्स वाई, फिर डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? वैल्यूज को अगर हम यहां पे लिखे हैं तो इसका वैल्यू -2, ये हो गया -1 0 +1 +2। क्लियर है? m का वैल्यूज हमने लिखा है। क्लियर है कि नहीं है? क्लास 12 में जाकर के आप ये बात पढ़ेंगे कि जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो ये एक कारण है कुछ, ये 2 हिस्सा में टूट जाता है, 2 हिस्सा में टूट जाता है। एक 3 सेट रहता है और एक में 2 सेट रहता है। एक को बोला जाता है T2G सेट और एक को बोला जाता है EG सेट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समझा रहे हैं, ऐसा होता है। एक को क्या बोला जाता है? T2G सेट। T का मतलब समझ में आ रहा होगा, ट्रिपल है, 3 है ना? ट्रिपली डी जेनरेट ऐसा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपली टी जेनरेट। और EG सेट का मतलब होता है, क्या होता है? एक होता है नॉट फॉर 2,
इजी सेट इसका मतलब होता है, अगर जानना है तो 1 मिनट रुक जाइए, मैं बताता हूं। लेकिन ये सब क्लास 12 में इस्तेमाल है, आपको जानने का ज्यादा जरूरत नहीं है। T2G सेट होगा एक, और एक होता है EG सेट, इसको बोला EG, E फॉर डबली डीजेनरेट। क्या नाम है? E फॉर डबली। अब बोले सर E लिख रहे हैं, D लिख देते तो अच्छा रहता, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। E फॉर डबली, और G फॉर जीरेड होता है। अब जीरेड का मतलब क्या होता है, यह बात समझना पड़ेगा। सिमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है, जीरेड होता है। अभी नहीं समझना, क्लास 12 कोऑर्डिनेट कंपाउंड, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत डिटेल में समझें। फिलहाल कमिंग बैक टू आवर क्लास 11 टॉपिक, जो हमको जरूरी है जानना, क्या लिख रहा है, द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डबल डंबल। क्या है? डबल डंबल। पी का शेप क्या था? डंबल, और एक डंबल में 2 लोब्स होते थे। अब क्या है? डबल डंबल, 2 डंबल में 4 लोब्स होंगे। क्लियर है कि नहीं है? आगे बात करेंगे। इट हैज डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, ऑब्वियसली जिसके पास भी लोब्स हैं उसके पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होंगे। एस के पास कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं था। तो चलिए एक एक करके हम शेप को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला शेप हम सीखने जा रहे हैं DXY का। किसका? DXY का। तो जब भी DXY बनाना है, फोकस कीजिएगा, 2 एक्सिस बनाइएगा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। जेड को मत बनाइएगा, जेड किधर है? एज्यूम कीजिए जेड किधर है? बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ। जब DXY बनाना है आपको, तो जो लोब्स बनाना होगा आपको, ना तो एक्स में बनाइएगा ना तो वाई में बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा, XY प्लेन में बनेगा खाली। सो दिस इज डबल डंबल। ये रहा एक डंबल और ये रहा एक डंबल। क्लियर है कि नहीं? ना ये एक्स एक्सिस में है ना ये वाई एक्सिस में है, किसी भी एक्सिस में नहीं है, लेकिन कहां है? तो आप बोलेंगे XY प्लेन में है। किस प्लेन में है? XY प्लेन में है। तो अगर ये लोब्स XY प्लेन में है तो किस प्लेन में नहीं है? 2 प्लेन बच रहा है। कौन सा 2 प्लेन बच रहा? एक तो ये वाला प्लेन बच रहा, आपको समझ में आ रहा है? कौन सा प्लेन में है? तो इस प्लेन में है सर, इस प्लेन में है, दैट इज XY प्लेन। दिख रहा है ना? इस प्लेन में नहीं है, इस प्लेन का नाम क्या है? YZ प्लेन। और इस प्लेन में नहीं है, मतलब XZ प्लेन। मतलब XZ आपको एक प्लेन दिख रहा है। अरे भाई घूम गया था, अभी तार घूम जाता सॉरी। तो एक प्लेन दिख रहा है XZ प्लेन, और एक प्लेन अभी डिस्कस किए, ये XZ प्लेन है, X और Z, और ये YZ प्लेन। ये ऐसा 2 प्लेन है जहां पर लोब्स नहीं है, और जहां लोब्स नहीं है इलेक्ट्रॉन तो वहां नहीं होगा। मतलब ये कौन सा प्लेन है? नोडल प्लेन है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? बोलिए क्लियर है? तो इसमें 2 नोडल प्लेन है। क्लियर है कि नहीं है? इसमें 2 नोडल प्लेन है। कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन है? तो XY प्लेन में है। बाकी 2 प्लेन में नोडल प्लेन, बाकी 2 प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब नोडल प्लेन है। DXY हो गया, DYZ बनाना है। यही समझ में आ रहा है? तो ये कसम मत खा लेना कि यही X है यही Y है, मेरा मर्जी। हम एक काम करते हैं, YZ जब बना रहे हैं तो इसको हम Y रखे थे तो Y ही रहने देते हैं, इसको X के जगह क्या बना देते हैं? Z। अब X कहां गया? X बोर्ड के बाहर है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आपको लोब्स कहां बनाना? अब लोब्स बनाना है सर YZ प्लेन में बनाना है। ऐसे एक डंबल बन गया, ये एक डंबल बन गया। क्लियर है कि नहीं? ये कौन सा प्लेन में है? सर YZ प्लेन में है। तो कौन सा 2 प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है? कौन सा 2 प्लेन में नहीं है सर? XZ एंड XY। XY एंड, देखिए ध्यान से, बाहर की तरफ X है और Y, ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन, दैट इज XZ प्लेन। ये 2 प्लेन में क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन होने का चांस नहीं है, दैट इज नोडल प्लेन आपका XY और XZ है। किस प्लेन में है ये लोब्स? तो बोलेंगे YZ प्लेन में है। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे हम DXY हो गया, DYZ हो गया, DZX। XZ भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। यहां पे 2 एक्सिस बनाना है आपको। कौन कौन सा 2 एक्सिस? ऑब्वियसली एक X एक्सिस और एक Z एक्सिस। अरे Y कहां गया यार? Y बोर्ड के बाहर एज्यूम कर लिया हमने। अरे नहीं तो ना बहुत ट्रिपिकल बनेगा, आपका बुक में दिया हुआ देख लीजिए, आपको बनाने में हालत खराब हो जाएगा। क्लियर है? बाहर की तरफ आप एज्यूम कर लीजिए क्या है?
y है। तो चलिए यहां पर एक डंबल इस तरह से बना दिया, यहां पर एक डंबल इस तरह से बना दिया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए क्लियर है? क्लियर है? तो कौन सा दो प्लेन में लोब्स नहीं है या इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? एक्स और वाई, और एक जेड और वाई। क्लियर है कि नहीं? एक प्लेन आपको दिख रहा है एक्स वाई, और एक वाई जेड। बोलिए, सुनने में अच्छा लगता है, बाकी आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द नोडल प्लेन। तो याद रहेगा डी ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन्स होते हैं? 2 नोडल प्लेन होते हैं। कौन कौन से यहां हम डिस्कस कर दिए। क्लियर है कि नहीं? बोले सर डी ऑर्बिटल में 2 नोडल प्लेन होता है, ये बात आप कंफर्म है? 3 ही तो बताए हैं अभी। हाँ, इस 3 में तो 2 नोडल प्लेन है, ये बात फिक्स है। आगे के बाद आगे चर्चा करेंगे। क्या आपको समझ में आ गया है यहां तक? क्लियर है कि नहीं? तो क्या बच रहा है? एक बच रहा है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरा क्या बच रहा है? डी जेड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए देखिएगा ध्यान से। अब हम बनाने जा रहे हैं, यहां पर इसको मिटा देते हैं, ये अभी फिलहाल आपका काम का नहीं है। यहां तक हमने 2 बना लिया, सॉरी 3 बना लिया। अब हमारा काम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाना। ध्यान दीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनाने के लिए आप 2 एक्सिस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। क्लियर है कि नहीं? बोले सर एक्सिस तो 2 बना दिए, इससे पहले भी 2 एक्सिस बनाए थे एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई। तो इसमें क्या जादू मंत्र होगा आप देखिएगा ध्यान से। जब डी एक्स वाई बना रहे हैं तो ना एक्स एक्सिस में डंबल है ना वाई एक्सिस में डंबल है। इसमें क्या होगा? एक्स एक्सिस में डंबल होगा एक, और एक वाई एक्सिस में डंबल होगा। यही डिफरेंस है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? एक एक्स एक्सिस में डंबल है और एक वाई एक्सिस में डंबल। बातें क्लियर है? एक एक्स एक्सिस में डंबल है और एक वाई एक्सिस में डंबल मिलेगा आपको इसमें। ओके सर, ओके। सवाल ये उठ रहा है कि कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन है और कौन सा प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। नहीं है मतलब नोडल प्लेन क्या है? यहां पे कौन सा नोडल प्लेन दिख रहा है आपको? ऐसा कोई प्लेन नहीं होगा जिसमें, ऐसा कोई प्लेन नहीं होगा, ऐसा कोई प्लेन नहीं होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसमें नोडल प्लेन कितना होगा याद रखना है आपको। इसमें नोडल प्लेन कितना होगा? 0। कोई नोडल प्लेन ऐसा नहीं हो। हम बोले सर ये तो बचा है एक्स और जेड। अरे घंटा, एक्सवा में है नहीं दिख रहा है तुमको? बोले नहीं सर ये वाला बचा है। अरे वाई वाला में है नहीं दिख रहा है क्या तेरे को? और किधर देखना है बोल तू? बोले सर एक्स वाई प्लेन बचा हुआ रे, एक्स में भी है और वाई में भी है रे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कोई प्लेन ऐसा नहीं बचा है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। सो नोडल प्लेन जो है इसमें क्या होगा? 0 होगा। कमिंग टू द लास्ट शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर, इजंट इट? लास्ट क्या है? डी जेड स्क्वायर। इस पर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। डी जेड स्क्वायर बनाना है तो आपको एक एक्सिस बनाना है जो क्या होगा? जेड एक्सिस। क्या होगा? जेड एक्सिस। सर ऐसा थोड़ी होता है, ये तो वाई एक्सिस होता है। मेरे लिए ये जेड है, तू कसम खा ले। तेरे लिए बाहर की तरफ है तो बाहर करके सोच। क्लियर है कि नहीं? इस पे दिखा देते हम, अगर ये जेड है तो कैसा है? जेड एक्सिस अगर है ये, तो इस पर बना देना सबसे पहले तुम एक डंबल। बना दिए? क्या करोगे? जेड एक्सिस पे तुमको क्या करना है? एक डंबल बना देना। एक डंबल बना देने का मतलब समझ में आ रहा है? क्या बनाना है? 2 लोब्स। ए बच्चा लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, ऐसा बना देने का। पेंटिंग वेंटिंग कर रहे हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, सिंपल लोब्स बनाइएगा। पहला काम ये। और दूसरा काम ये है कि इसको एक चूड़ी पहना दीजिएगा। ले बेटा, ये चूड़ी कौन सी पहनाएगा? अरे भाई साहब ऐसे। ये क्या है हो सब? अरे भाई ऐसा है, इस पर एक लोब ऐसा लगा हुआ है मान के चलो, और इस पर एक चूड़ी पहना दी है तो गोल ऐसा है। समझ में आ रहा? रिंग है ये क्या है? एक रिंग है। समझ में आ रहा है? तो ये शेप होता है किसका? डी जेड स्क्वायर का। तो आपसे पूछेंगे फिर से कि क्या इसमें कोई ऐसा प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन न रह सके?
यहां पे भी ऐसा कोई प्लेन आपका बचेगा नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। आप बोलिएगा सर ऐसा प्लेन, तो चूड़ी तो इसी प्लेन में है, उसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बोले सर ऐसा है, अरे जेड तो तुम लिखे हो। बोले सर ऐसा, अरे जेड तो तुम लिखे हो। फंस रहे हो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो नोडल प्लेन इसमें भी कितना होगा? 0 होगा, याद रहेगा। तुम एक सवाल पूछे थे हमको बीच में, जब ये टॉपिक हुआ नहीं था, नोडल प्लेन इनमें से कौन सा ऑर्बिटल होगा जिसमें नोडल प्लेन 0 होगा? तो भाई साहब ये जो ऑप्शन आपको दिखेगा उसमें क्या कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? और बाकी 3 में 2-2 नोडल प्लेन्स होते हैं। क्लियर है? अब कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, जो कि हम इस टॉपिक को खत्म होने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूलाज, मान लीजिए कोई ऑर्बिटल का नाम दे दिया और बोल दिया इसमें स्फेरिकल नोड कितना है या नोडल प्लेन कितना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल पाए। बाकी अभी हम डिटेल में समझ रहे हैं। सो मेकिंग दिस वीडियो अ लार्जर वीडियो। होता है ना, बहुत कोई बोलते सर वन शॉट दे दीजिए। एक वीडियो में कमेंट आया मेरा कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का 4 दिन के बाद हमारा टेस्ट है, सर एक वन शॉट बना के दे देते तो बहुत हेल्प हो जाता है। ऐसा हेल्प हमको नहीं करना है, आप रेगुलर से पढ़ाई कीजिए। क्लास में पूरा साल भर नहीं पढ़ोगे और एग्जाम के समय 4 दिन बचा हुआ और उस समय बोलोगे वन शॉट दे दीजिए, तो वो जो वन शॉट और गन शॉट जो भी पढ़ा रहा है, वो गन शॉट तुम्हारा गन सर पर रख के मार रहा है। ऐसा नहीं होता, पढ़ाई पूरा साल भर होता है। बाकी जोक करना है, व्यूज कमाना है तो बहुत तरीके का हो सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे एफ ऑर्बिटल की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है ना, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो एम का वैल्यू -3 to +3 होगा। मतलब -3 से स्टार्ट होगा थ्रू 0, मतलब -2 फिर -1 फिर 0 फिर 1 2 3। कितने वैल्यूज हैं? टोटल 7 वैल्यूज हैं। मींस एफ ऑर्बिटल हैव 7 ओरिएंटेशंस। ये 7 तरीके से अपने आप को रोटेट कर सकता है। इसके पहले जो डी पढ़े थे उसमें कितने ओरिएंटेशंस होंगे? 5 ओरिएंटेशंस। क्लियर है कि नहीं? और उनके नाम कुछ इस प्रकार है, आपका कोई काम का नहीं, 11-12 के सिलेबस के हिसाब से कह रहे हैं। यहां लिखा हुआ पढ़ देते हैं। एफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ एक्स वाई जेड, एफ जेड क्यूब, एफ वाई जेड स्क्वायर, एफ एक्स जेड स्क्वायर। कोई काम का नहीं है। और अगर शेप पढ़ना है तो ध्यान से सुन लीजिए, लिखा हुआ है द एफ ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड इन शेप। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप यहां कॉपी में इस चीज को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो एनिमेशंस वगैरह देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका अलग अलग एनिमेशंस आएगा, सबके लिए 7 अलग अलग ओरिएंटेशंस आपको देखने को मिलेंगे। सो दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो अभी हमने डिस्कस किया नोड के बारे में, जिसमें आपने रेडियल नोड और नोडल प्लेन या एंगुलर नोड जिसको आप कह रहे हैं देखा। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में या हायर लेवल के एग्जाम्स में, उसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम, ध्यान दीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, शेप तो हमने अच्छा से पढ़ लिया, लेकिन यहां नोड से सवाल आता है। नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये सबसे प्रॉब्लम आता है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया, नोड क्या है ना, ऐसा रीजन, ऐसा जगह जिस जगह में इलेक्ट्रॉन का पाने का प्रोबेबिलिटी 0 हो, न के बराबर हो, आप कह सकते। कई बुक्स ऐसा लिखता है कि 10% हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो हमने शुरुआत में ही कह दिया था ये बात कि भाई नोड जो है वो 2 तरह के होंगे। एक होंगे स्फेरिकल नोड, जिसे आप रेडियल नोड कहते हो, रेडियल नोड, और दूसरा आपका क्या होगा? एंगुलर नोड। रेडियल नोड को ही हम क्या कहते हैं ना, रेडियल नोड को ही हम क्या कहते हैं? देखिएगा ध्यान से, यहां लिखा हुआ नोडल सरफेस। ये जो नोडल सरफेस यहां लिखा हुआ है वो सेम चीज है रेडियल नोड का। तो हम यहां पे नोडल सरफेस को NS लिख दे रहे हैं शॉर्टकट में, समझ जाइएगा। यहां पे लिखा हुआ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब ही एंगुलर नोड होता है। नोडल प्लेन शॉर्टकट में NP लिख देते। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए हम इसके थ्रू क्लियर करना चाहते हैं कि आप कंफ्यूज ना रहें कि क्या पूछा है। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए, अब नोड क्या है ये बात क्लियर है। रेडियल नोड क्या है ये बात क्लियर होना चाहिए। रेडियल नोड किस में होता है? सिर्फ S में होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो 1s का स्ट्रक्चर अगर कोई बनाने बोले तो फटाक से ऐसे बना दोगे,
और 2s का बनाने बोले तो ऐसा बना करके एक तो कवर बना दोगे इस तरह का, यस और नो, फिर समझ में आ रहा। 3s का बनाने बोले तो और समझ में आ रहा, इलेक्ट्रॉन यहां रह सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां रह सकता है, और इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसा रह सकता है, ये 1s है, ये 2s है। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? तो इसमें रेडियल नोड होता है क्योंकि रेडियस है, दिख रहा है ना, क्लियर है कि नहीं? एस में सिर्फ क्या हो सकता है, रेडियल नोड हो सकता है। बाकी पी और डी ये दोनों में हमने डिस्कस किया क्या हो सकता है, एंगुलर नोड हो सकता है, जिसे आप क्या कहते हैं, नोडल प्लेन कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो डायरेक्टली कमिंग टू द फॉर्मूला, बहुत डिटेल में हमने समझ लिया। ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाए नंबर ऑफ नोडल सरफेस इन एनी ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल, आपके पास एक ऑर्बिटल है, मान के चलिए आपसे पूछा जा रहा है 4d ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल दे दिया, क्या दे दिया, 4d ऑर्बिटल। इस 4d ऑर्बिटल में कितने नोडल सरफेस है? नोडल सरफेस का मतलब हो गया रेडियल नोड है, ये पूछ रहा आपसे, तो क्या लिखेंगे आप, बताइए जरा फटाक से। फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1, तो n का वैल्यू आपको यहां से दिख जा रहा है, n का वैल्यू क्या है 4, l का वैल्यू d से पता चल जाएगा, d के लिए l का वैल्यू क्या होता है, SPD 0 1 2, बोलिए समझ में आ रहा, यहां क्या निकल गया 2 और माइनस 1, देखिए 2 माइनस 1 कितना हो गया, -2 -1 -3 4 -1, बोलिएगा जरा 4 माइनस 4 माइनस 3 दैट इज 1। इसमें कितना रेडियल नोड होगा, सॉरी नोडल प्लेन होगा, एक ही है, सॉरी नोड हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नोडल सरफेस होगा या रेडियल नोड होगा, कितना होगा 1। सर हाँ आपने बोला था रेडियल नोड सिर्फ एस में होगा, ये तो सर डी में भी दिख रहा है कि नहीं, डी में भी हो सकता है, इसका मतलब रेडियल। आगे बात करें क्या, नोडल प्लेन, सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, आपसे पूछा जा रहा है 4d में जरा बताओ कि क्या होगा इसका नोडल प्लेन, कितना नोडल प्लेन होगा। तो L का वैल्यू जो होता है नोडल प्लेन का वैल्यू वही होता है, तो L का वैल्यू क्या है इसके लिए बताओ जरा 2, तो क्या हो जाएगा यहां आंसर 2, लेकिन ध्यान रखना होगा एक्सेप्शन, आपको बताए थे एक्सेप्शन कि भाई साहब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है, बाकी तीन में 2 होता है। बोले क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, चलो ध्यान दो। टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है ना, n माइनस 1, अगर n माइनस 1 है तो n का वैल्यू यही, अगर यही ले लें हम तो क्या दिख रहा है यहां पर 4, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा रे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, बोलो क्लियर है कि नहीं। वैसे 2 + 1 ऐसे भी दिख सकता है, समझ में आ रहा भाई, या तो क्या होगा रेडियल नोड होगा या तो एंगुलर नोड होगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स। वही काम किया, देखिए फॉर्मूला में n माइनस एल माइनस 1 था, यहां l था, दोनों को ऐड कर दो तो प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 बचेगा, यही फॉर्मूला है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। यहां एक्सेप्शन याद रखिएगा, अगर इस तरह से डायरेक्ट सवाल में आए तो 0 होगा, बाकी अगर ऐसे पूछे कि d 4d का कितना तो 2 लिख के आओगे तुम। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला समझ में आ गया है। नोडल सरफेस का n माइनस एल माइनस 1, नोडल प्लेन का ओनली l, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर बोले तो n माइनस 1। क्लियर है कि नहीं। जरा इसका कितना टोटल नोड होगा बताओ तो जरा, 2s का कितना होगा n माइनस 1, n का वैल्यू 2, 2 माइनस 1 कितना हो गया, खत्म किला, समझ में आ रहा। 2s में कितना, सॉरी नोडल प्लेन होगा जरा बताओ तो फटाक से, l का वैल्यू, अरे बोलो l का वैल्यू s के लिए क्या होता है 0 होता है, इसका मतलब इसमें नोडल प्लेन नहीं है, खाली नोडल सरफेस होता है, और वो भी कितना है 2s में, अभी तो बात की हम 1। अभी टोटल अगर 1 आ रहा है भाई, अगर ये 0 आ रहा था पक्का ये क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए, 1 + 0 = 1। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बातें क्लियर है, समझ में आ गया। इससे सवाल आते हैं, बार बार कह रहे हैं हम। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारा टारगेट था आज शेप ऑफ SPDF को पढ़ना, उसके साथ साथ हमने थ्रू फॉर्मूला रेडियल नोड, स्फेरिक रेडियल नोड एंड नोडल प्लेन को हमने समझ लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नया टॉपिक के साथ, और वही जो टॉपिक होगा इन पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट टॉपिक होगा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच।